So hey guys, welcome back to the channel everyone. I am Ankit Kanojia. I completed my graduation in Kyrgyzstan back in 2020. In this video we will be talking about the NMC draft जो कि आया था 2 दिन पहले. इस ड्राफ्ट के अनुसार काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, तो वन बाय वन आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो. सो लाइन से हम लोग ड्राफ्ट पढ़ेंगे. मैंने ओपन करके रखा हूँ ड्राफ्ट को. मैंने काफ़ी वीडियोस देखी इस बारे में, लेकिन किसी ने भी ठीक से इतना एक्सप्लेन किया नहीं है. सो मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ पूरा. सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स टॉक अबाउट द ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट FMG 2021. So there are 3 pages of the draft. पेज नंबर 1 पे इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है. इसमें तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग रीड कर सकते हो. इट्स शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. उसमें दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन. ओके, तो ये जो रेगुलेशन है इसके बारे में बताया कि ये रेगुलेशन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशन 2021. एंड दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट. इसका मतलब ये है कि ये अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है. तो फिलहाल ये अभी तक पेंडिंग है. शायद से 2022 तक ये लागू हो सकते हैं. तो अभी फिलहाल ये लागू हुआ नहीं है. सो द नेक्स्ट इज डेफिनेशन में इन्होंने बताया इसके बारे में, डेफिनेशन की फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट क्या होता है, उसके बारे में अलग अलग डिटेल्स बताइए, और ये सब हमारे काम की नहीं है. सो आगे चलते हैं. सो डेफिनेशन में बी वाले पॉइंट में लिखा है कि प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है, उसके बारे में बताया. इसके भी हमें इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं. आगे बढ़ते हैं. सो ये फर्स्ट वाला पॉइंट और सेकेंड वाला पॉइंट जो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आपको इसमें कोई घबराने वाली बात ऐसी कुछ बताई नहीं है. लेकिन घबराने वाली बात शुरू होती है 3rd नंबर पॉइंट से. और 3rd नंबर पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसको वन बाय वन रीड करना आप. तो 3rd वाले पॉइंट में सबसे पहले लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए और लाइसेंस प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में. तो इसमें लिखा है नो पर्सन शैल अलाउड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन इंडिया अनलेस ए पर्सन फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. ठीक है, जो अगर ये फॉलोइंग जो क्राइटेरिया आगे हम पढ़ेंगे, अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो उसको हम लोग लाइसेंस नहीं, तो उसको इंडिया जो है वो लाइसेंस नहीं देगी प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में. तो ठीक है. तो 3rd वाले पॉइंट पे हम लोग को 3.1, 3.2 और 3.3 है. इनमें से जो हम हैं, जैसे कि मैं हूँ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जिसने MBBS जो है आउटसाइड से किया है, उसके लिए जो है फर्स्ट पॉइंट और 3rd पॉइंट 3.1 और 3.3 ये इंपॉर्टेंट है. 3.2 मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. तो 3.1 में लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रायर टू द एंट्री इनटू मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया प्रायर टू जॉइनिंग ए मेडिकल कॉलेज ओवरसीज. तो 3.1 जो है वो उनके लिए है जिन्होंने मेडिकल जो MBBS जो की है वो फॉरेन से की है, और जो उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इन इंडिया. तो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो इंडिया में की है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10th और 12th मैंने जो है वो अपना मुंबई से किया है, महाराष्ट्र से किया है, और मैंने MBBS जो है वो बाहर से किया है. तो 3.1 जो है वो मेरे लिए है. तो इसमें 3.1 में 4 पॉइंट है, A, B, C और D. तो A में लिखा है टोटल ऑफ 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. 12 साल का स्कूल किया हूँ, 10th तक स्कूल की पढ़ाई और 2 साल +2 11th और 12th. तो 12 ईयर्स की हमारी जो है वो पढ़ाई की हुई हमने. तो इसमें कोई हमको टेंशन वाली बात नहीं है. तो इसमें पूरा पढ़ लेता हूँ मैं. टोटल ऑफ 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ब्रैकेट में सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन सेंट्रल, स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट. इसमें तो हमारा कोई डरने वाला बात है नहीं. सेंट्रल, स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट से हमने जो है वो 10वीं और 12वीं की है, तो उसी से करते हैं हम लोग. तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बी में चलते हैं. Passing of appropriate class 12th examination is indicated in clause number 1 with minimum eligible marks being noticed to prior to the entrance exam. इसमें लिखा है कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होते हैं 50% जनरल के लिए और 40% जो है वो कास्ट वालों के लिए. तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, वो लोग एलिजिबल होने चाहिए. 3rd C में लिखा है कि पर्सन शुड हैव स्टडीड साइंस सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एज अ कोर और मेन सब्जेक्ट इन द लास्ट 2 ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग. सो लास्ट 2 ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग यानी कि 11th और 12th, जो 11th और 12th में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एंड ऑल्सो इंग्लिश, ये जो है हमारे मेन सब्जेक्ट हमने पढ़े हुए रहने चाहिए. तो ये भी हमारे पढ़े हुए रहते, तो इसमें भी हमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है. उसके बाद D में लिखा है पर्सन शुड हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड इन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, जबकि नीट एग्ज़ाम जो है उसमें वो क्वालिफाई होना चाहिए. तो जैसे कि मैं हूँ 2014 के बैच का, तो तब नीट वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था. तो ये मेरे लिए कोई इसमें टेंशन वाला बात नहीं है. और जो रिसेंटली जो एडमिशन्स लिए हुए वो तो नीट क्वालिफाई करके ही बाहर जाते हैं, उसके पहले तो कोई जाता नहीं. तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है.
तो 3.2 में आते हैं। अब ये 3.2 जो सेक्शन है ये मेरे लिए या आपके लिए नहीं है। अगर आप में से कोई है जो जिसने 10th और 12th 10th 11th 12th ये भी बाहर से किया हुआ है इंडिया के, और MBBS भी बाहर से किया हुआ है, तो आप इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। तो इस सेक्शन में लिखा है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एज वेल एज MBBS और इट्स इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यही तो मैंने आपको बताया कि इंडिया से जो है 10th और 12th भी बाहर से किया हुआ है और MBBS भी बाहर से किया है, उनके लिए ये पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट ए वाला, इन केस अ पर्सन हैज स्टडीड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एंड अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द country where he has been completed his medical education, he shall be entitled to obtain license to practice in India provided he has completed at least 12 years of schooling, science subjects, physics, chemistry, biotechnology, and in their school completion or equivalent in their graduation course subjects with the subsequent successful completion of at least first year of graduation in science with physics, chemistry, biology, biotechnology provided that a university in the theory was held in these subjects। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं है। ए वाले पॉइंट में भी यही कह रहे हैं कि जो है उनका मेन सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब उसने 12th तक पढ़ा होना चाहिए। लास्ट खास करके जो लास्ट का +2 जो है 11th और 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बी वाले पॉइंट में लिखा है पर्सन हैज़ अंडरगॉन मिनिमम ऑफ 4.5 years 54 months ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो इसमें बताया गया है कि जो आपने MBBS जो किया है वो 4.5 साल का जो है वो कोर्स होना चाहिए। 4 years and हाफ ईयर मतलब 54 मंथ्स का आपका MBBS कोर्स होना चाहिए, जो कि मेरा तो 6 years का था। मैं तो 6 साल पढ़ा था। 2014 में मैंने एडमिशन लिया था और 2020 में मेरा कंप्लीट हुआ था। लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन जो जा रही है वो 5 years के लिए जा रही है, उनका 5 साल का कोर्स है ओश में। लेकिन जिन्होंने दोनों चीज़ बाहर से की है उनको मिनिमम 4.5 years का MBBS करना ज़रूरी है। उसके कम रहेगा तो वो क्वालिफाई नहीं होगा FMG के लिए। और 4.5 साल का कोर्स करने के बाद जो है आपको 12 months यानी कि 1 साल का इंटर्नशिप भी लगेगा। तो इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा हम। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त बोल रहे थे कि उनको अब इस बार जब वो आएंगे डिग्री लेके तो उनको जो है इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है भाई, इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने 10th और 12th भी बाहर से किया है और MBBS भी बाहर से किया है, सिर्फ उनको इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ेगी 1 साल की। 4.5 साल का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप उनके लिए लागू है, हमारे लिए नहीं है, हम जैसों के लिए। 3.2 के C में लिखा है कि प्राइमरी क्वालिफिकेशंस टू बी ऑब्टेन्ड इन मेडिकल फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन शैल इंक्लूड थियोरेटिकल क्लासेस लाइक ट्रेनिंग 12 months ऑफ कंपल्सरी रोटेटिंग इन। तो थर्ड वाले पॉइंट में भी एज सच कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं है, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। पॉइंट पंगा है ये D वाले पॉइंट में। इसमें लिखा है द एंटायर अंडरग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शैल बी आउटसाइड इंडिया इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द रेगुलर कोर्स ऑफ द स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ द मेडिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप शुड हैव बीन डन इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री other than that the country from where undergraduate training is obtained। ओके, तो इस पॉइंट में भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था काफ़ी बंदों को कि पूछ रहे थे कि हम लोग अब ट्रांसफ़र नहीं ले सकते क्या, हम दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेंगे तो प्रॉब्लम होगा क्या बाद में FMG एग्ज़ाम देने में। तो ये जो पॉइंट है ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये पॉइंट भी उनके लिए है जिसने 10th और 12th भी बाहर से किया है और जो MBBS है वो भी बाहर से किया है। तो उनके लिए ये ट्रांसफ़र लेना मुश्किल है, उन लोग ये ट्रांसफ़र वगैरह नहीं ले सकते। उनको उसी कॉलेज से पढ़ना है और उसी कॉलेज से डिग्री लेनी है। अगर वो ट्रांसफ़र लेंगे तो इंडिया में प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ सकती है और FMG एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जैसे मैं हूँ, मैंने 10th और 12th इंडिया से किया है और सिर्फ MBBS बाहर से किया है, तो मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। जो मेरे दोस्त लोग थे वो भी परेशान हो रहे थे इस बात को लेकर कि ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने 10th और 12th इंडिया से ही किया है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर आगे बढ़ते हैं ई वाले पॉइंट में। ई वाले पॉइंट में क्या है, a person shall be eligible to register license to practice in the country where the। हाँ, तो ये पॉइंट में ज़्यादा कुछ है नहीं कि वो पर्सन जो है एलिजिबल होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए जहाँ पे उसने जिस कंट्री में उसने MBBS किया है वहाँ पे, और मिनिमम 10 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। आगे चलते हैं कि 3.3 में आते। अब 3.1 जो है वो मेरे जैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था और 3.3 भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पॉइंट में घपला है पूरा। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद जो मेरी फटी है, क्योंकि मेरी अभी एग्ज़ाम है 2021 जून, तो वो अगर मैं क्वालिफाई नहीं करूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम मेरे को आने वाली है। इस पॉइंट को पढ़ने के बाद मैं समझ चुका हूँ, तो जल्दी से उस पॉइंट को पढ़ते हैं और मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3.3 ये कहता है अ पर्सन इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन नीड्स टू क्वालिफाई द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। ओके, तो जो पर्सन इंटेंडिंग प्रैक्टिस इन इंडिया मतलब जो पर्सन इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है, जिसने MBBS जो है वो बाहर से की है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम FMG एग्ज़ाम। ये सबको पता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी सही है। FMG एग्ज़ाम सबको देनी होती, सबको पता है। लेकिन
until the national exit test becomes operational. सो आप सबको पता है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो अभी तक आई नहीं है. जब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं आती तब तक हम FMG एग्ज़ाम ही देंगे. तो आगे चलते हैं. द नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम शाल कंसिस्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप 1 एंड नेक्स्ट स्टेप 2. तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाली है वो दो स्टेप में होने वाले हैं. ये भी हमको लास्ट ईयर पता चल गया था कि उसका पार्ट 1 होने वाला है और पार्ट 2 होने वाला है. पार्ट 1 जो है वो रिटर्न करने वाले हैं और पार्ट 2 जो है वो वाइवा वगैरह लेने वाले हैं. ये सब जो है वो लास्ट ईयर इन्होंने प्लान बनाया था. फिलहाल इस पॉइंट में अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही चल रहा है. आगे चलते हैं. फॉर FMG स्टेप 1 विल इंक्लूड्स एन एडिशनल पेपर to assess the knowledge of pre and paraclinical subjects also. अब सबसे बड़ा लफड़ा इधर ही है कि FMG जो है वो स्टेप 1 है, उसके साथ में एक एडिशनल पेपर देंगे. अब मैं आपको समझाता हूँ बात क्या है. इंडियन स्टूडेंट्स और जो हम हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ये दोनों साथ में पेपर देने वाले थे नेक्स्ट एग्ज़ाम का. लेकिन नेक्स्ट जो है वो 2 पार्ट में होने वाली थी, पार्ट 1 और पार्ट 2. तो इसमें से जो पार्ट 1 है इसमें एक एडिशनल पेपर हमको देना पड़ेगा. अब हमको वो एडिशनल पेपर जो है वो कौन सा देना पड़ेगा, इसमें हमारा एसेस किया जाएगा नॉलेज ऑफ प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स. तो जो हमारे प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का जो पेपर है वो हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. इधर ही लफड़ा है. एक तो हम स्टेप 1 उनके साथ में दे रहे तो वो पेपर तो हम देंगे ही, साथ में हम लोग एक्स्ट्रा पेपर ये वाला भी देंगे प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का. तो यहाँ पे एक लफड़ा है. उसके बाद आगे चलते हैं. फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग टेस्ट इन इंडिया FMG FN नेक्स्ट विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द MBBS अब्रॉड. तो ये सबसे बड़ा, ये 2 लाइन जो है ये सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है हमको और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो हम FMG जो MBBS करके जब इंडिया आएंगे उसके विद इन 2 years के अंदर हमको FMG क्लियर करना होगा. अब इसमें भी काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो NMC एग्ज़ाम है वो उसका 2 ही अटैम्प्ट हमको अवेलेबल है. तो अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है कि साल में 1 बार होगी या 2 बार होगी. अगर साल में 1 ही बार होती है NMC एग्ज़िट टेस्ट अगर साल में 1 ही बार होगी तो 2 ही अटैम्प्ट हमको मिलेंगे, क्योंकि विद इन 2 years हमको कह रहे कि MBBS करने के 2 साल बाद 2 साल तक हम लोग को पास करनी है. तो अगर साल में 1 बार हुई एग्ज़ाम तो 2 अटैम्प्ट मिलेंगे, और अगर जैसे FMG एग्ज़ाम 6 महीने में 1 बार होती है, मतलब साल में 2 बार, तो 2 साल के अंदर हमको 4 अटैम्प्ट मिलेंगे. प्रॉब्लम ये लास्ट वाले 3.3 सेक्शन में ही है. तो सबसे पहले तो हमको एक एडिशनल पेपर भी देना पड़ेगा स्टेप 1 में, और उसके बाद में 2 साल के अंदर हमको ये एग्ज़ाम क्लियर भी करनी पड़ेगी. तो ये प्रॉब्लम है. तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपने देखा है कि जल्दी क्लियर होती नहीं है एग्ज़ाम, काफ़ी टफ होती है, और 2 साल के अंदर क्लियर करना भी एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है. तो यही था NMC का ड्राफ्ट. सो मेनी ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर फ्रॉम साउथ ऑल्सो एंड दे डोंट नो हिंदी. For you guys, if you have doubt, then my Insta ID link is in the description. You can message me on my Instagram. I will surely reply you guys. तो अगर NMC ड्राफ्ट को मैं समरी में बताऊँ तो 3 से 4 डाउट जो आ रही है स्टूडेंट्स को, कि पहली डाउट तो ये थी कि वो लोग ट्रांसफ़र नहीं ले सकते. तो मैंने बताया कि ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम जो है वो अपने को फेस नहीं आने वाला, जिन्होंने 10th और 12th इंडिया से की है और MBBS बाहर से की है. जिन्होंने 10th और 12th और MBBS दोनों बाहर से की है उनको ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आएगी. हम जैसों को ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम नहीं आएगी. और सेकेंड जो है वो स्टेप 1 के साथ हमको एडिशनल पेपर देना होगा जो है प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का. और थर्ड जो पॉइंट है वो है हमको 2 साल के अंदर जो FMG एग्ज़ाम है या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी. तो अभी तक तो ये कुछ लागू हुआ नहीं है, जस्ट एक पेंडिंग में है. तो ये जैसे ही लागू होगा तो दिक्कतें काफ़ी होने वाली है. तो बी रेडी फॉर इट. बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये रूल आप लोगों को कैसा लगा, एंड अपने थॉट जो है प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में. और आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, आप जो भी आपके मन में जो भी थॉट है वो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर. मैं सब कमेंट्स जो है वो रीड करने वाला हूँ ऑफकोर्स. तो आज मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन अचानक से ये रूल वगैरह आ गया तो मैं वीडियो बना रहा हूँ. FMG टॉक्स का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड एपिसोड, और वो वेडनेसडे को रिलीज़ होने वाला है. ऑफकोर्स कल मैं शूट करूँगा उसके बारे में. तो FMG टॉक्स अगर एपिसोड आपने 1 नहीं देखा है तो उसको देखिए,
और उसके अंदर #FMG टॉक्स करके डाल के नीचे कमेंट कीजिए, आपकी जो भी डाउट है उसका रिप्लाई है वो मैं अगले एपिसोड में देने वाला हूँ। सो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो ये आई बटन में लिंक है, जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए और नीचे कमेंट अपने डाउट जो है वो कमेंट कीजिए उस वीडियो के। तो मैं आपका जो क्वेश्चन है वो FMG एपिसोड नंबर 2 में लेने वाला हूँ। तो अभी तक मैंने शूट किया नहीं, कल शूट करूँगा, तो आज आप कमेंट कर दीजिए तो आपका जो भी डाउट है वो वीडियो में आ जाएगा। दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज अंकित कनौजिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।